दृश्य आपल्याकडे आहेत. अ, या जी गाडी होती ज्याच्यामध्ये स्फोट झाला त्या गाडीसोबत हाच व्यक्ती होता अशी माहिती समोर येते. मोहम्मद शाहिद मोहम्मद सलमान ओनर आहे या गाडीचा. मोहम्मद सलमान हा ओनर आणि त्याला ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आलेली आहे. दरम्यान या गाडीची ही जी डिटेल्स आहे ते आपण बघू शकतो. ज्या कारचा स्फोट झाला आहे I-20 कार, त्या कारचे डिटेल्स आपल्याकडे आहेत. त्याच्यामध्ये मोहम्मद सलमान नावाचा हा व्यक्ती, त्याची ही कार होती आणि त्याचबरोबर इतरही डिटेल्स आपल्याला दिसून येत आहेत. या ठिकाणी 2014 ची ही कार असावी. व्हाईट ही कार होती, म्हणजेच पांढऱ्या रंगाची ही कार होती. पेट्रोल कार होती अशी ही माहिती. CNG आणि पेट्रोल कार होती. त्याचबरोबर इतरही डिटेल्स आपल्याला या ठिकाणी दिसून येत आहेत आणि हीच कार आज लाल किल्ल्याजवळ गेली आणि त्यानंतर स्फोट झालेला आहे. संपूर्ण देश हादरलाय, राजधानी दिल्ली हादरलेली आहे. तर स्फोटातील ही कार मोहम्मद सलमान नावाच्या व्यक्तीच्या नावावर होती आणि त्या व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आहे. त्याचा फोटो आपण बघू शकतोय न्यूज 18 लोकमतच्या माध्यमातून. सगळ्यात आधी आज जो ब्लास्ट झालेला आहे राजधानी दिल्लीमध्ये, त्या ब्लास्टमध्ये वापरली गेलेली जी कार होती ती कारचा पहिला ओनर मोहम्मद सलमानचा हा फोटो आपण बघू शकतोय आणि त्यानंतर याच व्यक्तीनं ही कार नदीम नावाच्या व्यक्तीला विकलेली होती अशी माहिती समोर येते. त्यामुळे आता नदीम नावाचा तो व्यक्ती नेमका कोण आणि त्याचा काही तो दहशतवाद्यांशी मिळालेला होता का असाही सवाल या ठिकाणी उपस्थित होतोय. मात्र मोहम्मद सलमान जो फर्स्ट ओनर होता या कारचा, त्याचा हा फोटो आपण बघू शकतोय आणि कारचे डिटेल्स सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी दिसून येत आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजेच जेव्हा ही कार बनवली गेली तेव्हाचं हे साल आपल्याला दिसतंय. 2013 मध्ये ही कार बनवण्यात आली होती आणि त्याच्यानंतर खरेदी केली असावी 18/3/2014 ला. पांढऱ्या रंगाची ही कार, पेट्रोल CNG वर चालणारी ही कार होती आणि इतरही डिटेल्स आपल्याला या ठिकाणी दिसून येत आहेत. तर याच कारचा वापर आज ब्लास्ट करण्यासाठी करण्यात आलेला आहे. नेमके त्याच्यानंतर नेमकं कुणी हा ब्लास्ट केला हा सगळ्यात मोठा सवाल या ठिकाणी उपस्थित होतोय. कारण कोणत्याही दहशतवादी संघटनेनं अजून तरी जबाबदारी घेतलेली नाहीये. मात्र हा दहशतवादी हल्ला होता अशी माहिती समोर आलेली आहे. कारण आज दिवसभर मोठ्या प्रमाणामध्ये दहशतवाद्यांचे जे रॅकेट होते ते उद्ध्वस्त करण्यात आले होते, त्यांना पकडण्यात आलं होतं आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये स्फोटकं सुद्धा जप्त करण्यात आलेली होती. आणि आता संध्याकाळच्या सुमारास नेमका हा जो स्फोट झालेला आहे तो स्फोट ती स्फोटकं वाहून नेताना तर झालेला नाहीये की कट रचून हा स्फोट घडवण्यात आला असा सवाल या ठिकाणी उपस्थित होत असतानाच ज्या कारचा हा स्फोट झाला, ज्या कारमधून हा स्फोट झालेला आहे त्या कारचे हे डिटेल्स आपण बघू शकतोय. त्या कारचा पहिला ओनर मोहम्मद सलमान याचेही फोटो आपण या ठिकाणी बघू शकतोय. दरम्यान याविषयी अधिक माहितीसाठी आपले प्रतिनिधी शंकर कुमार हे आपल्या सोबत जोड़े गेले आहेत. शंकर कुमार जी, क्या जानकारी मिल रही है इस कार के बारे में, कार के ओनर के बारे में? देखिए, जिस तरह से ये धमाका हुआ है, धमाके के बाद यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे स्थानीय लोकल पुलिस यहाँ पे टीम पहुंची, वो इस मामले की तफ्तीश है। और खास तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की अगर बात करें तो उसके द्वारा इस मामले की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पे बाद में तफ्तीश का जिम्मा जांच एजेंसी NIA को भी सौंपा जा सकता है। और इसके साथ साथ थोड़ी देर पहले यहाँ पे NSG की भी टीम पहुंची। NSG की टीम इसलिए पहुंची क्योंकि NSG की एक जो विशेष टीम जो बॉम्ब से जुड़े हुए मामलों की एक्सपर्टीज मानी जाती है, वो टीम मौके पे पहुंची है और घटनास्थल से तमाम जो फॉरेंसिक नमूने हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है। अब देखिए, दिल्ली पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का ग्राफ जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो जिस कार में धमाका हुआ, जिसमें सबसे पहले आग लगी, उसके मालिक को ढूंढा गया। तो उसके शुरुआती तौर पे उसका कनेक्शन गुड़गांव से जुड़ा, उसके बाद उस मामले पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया गया। तो ओखला से भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो आगे बढ़ता गया। तो इस मामले में जो कार के जो मालिक हैं वहाँ अभी अब आगे इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस मामले पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में कल सुबह तक दिल्ली पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। फिलहाल अभी घटनास्थल पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम मौके पे मौजूद है और जो टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से भी कई लोगों के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जिस वक्त में ये जो पूरा हादसा हुआ है, घटनास्थल पे आसपास में कई CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो उन तमाम CCTV कैमरे के जो कहा जा सकता है जो वीडियो फुटेज है उसको खंगाला जाएगा और उसके लिए एक अलग से जो टीम है
वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और कहा जा सकता है कि कल सुबह तक इस मामले में कुछ नई जानकारियां दिल्ली पुलिस के द्वारा साझा किया जा सकता है। जी बिल्कुल। शंकर, एक सवाल यहाँ पे है कि ये जो फोटो हमारे पास है, ये सेकंड ओनर है जिसने नदीम नाम का इंसान जो अभी फिलहाल इस कार का मालिक था, उसका फोटो है? देखिए, 2 ऑनर के बारे में जानकारी मिली। जो सबसे उस कार में जिसमें आग लगा है उसके पहले ऑनर की भी जानकारी मिली, उससे भी जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दूसरा जो इस मामले की दूसरा ऑनर है, उस ऑनर को भी बकायदा उससे जुड़े हुई जानकारियों को इकट्ठा किया गया और इसके साथ साथ जो कई अन्य लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। हाँ। तो शंकर, लेकिन और एक जानकारी मिल रही है कि जो करंट ओनर है, जिसका नाम तारिक बताया जा रहा है, वो पुलवामा का रहने वाला है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है और पुलवामा कनेक्शन जिस तरह से निकल के सामने आ रहा है, तो पुलवामा कनेक्शन जिस तरह से एक शख्स के बारे में जानकारी मिली है कि वो पुलवामा का रहने वाला है, लेकिन जो जानकारियां हैं उस जानकारियों को और विस्तार से खंगाला जा रहा है कि पुलवामा कनेक्शन किस तरह से निकला, क्या वो शख्स वहां का मूल रूप से रहने वाला है, अगर वहां का रहने वाला है तो दिल्ली क्यों आया था। और इस मामले में कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में कई लोग आ चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो सीसीटीवी कैमरा, वो सीसीटीवी फुटेज जहां पर वो हादसा हुआ है उसके आसपास में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो बेहद कहा जा सकता है कि एक बेहतर क्वालिटी के जो सीसीटीवी हैं वो वहां पे हैं। तो उसके फुटेज के आधार पर भी जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ जो इस मामले में कई ऐसे इनपुट जो हैं उस इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा अलग अलग एंगल से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम भी कई अलग अलग टीमों का गठन करके इस मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जी शंकर, और एक सवाल, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है वो कौन है? वो पहले ओनर है इस कार के? देखिए, यहाँ पर जो एक तरह से देखा जाए सिर्फ एक कार नहीं बल्कि 4 ऐसे कार हैं जो जांच एजेंसी के रडार पर है, जो दिल्ली पुलिस के रडार पर है। जो 4 कार हैं उस 4 कार का जो ऑनर है, ऑनर के साथ साथ जो कई ऐसे जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो शुरुआती तौर पे उस कार को बेच दिए थे, तो उसके बारे में भी जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कार जिसके जले हैं उनका कुछ एक स्टेटमेंट भी देखने को मिला है जिसमें कि कुछ लोग जो घायल थे उनसे जब पूछताछ की गई तो शुरुआती तौर पे बताया गया कि वो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, किस तरह से लोग यहाँ पहुंचे और किस तरह से उसके जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक इस मामले में 8 लोगों की मौत हुई है, तो मौत जो हुई है उसके बारे में भी जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि उसकी प्रोफाइल इस इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा। तो यहाँ पर जानना बेहद जरूरी है कि ये महज संयोग था या एक दुर्घटना या एक कहा जा सकता है एक सोची समझी साजिश है। इन तमाम मामलों पर जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी शंकर, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस कार में ब्लास्ट हुआ उस कार में कोई था? देखिए, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को अभी साझा नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि कार जिस शख्स का था उससे जुड़े हुए कौन कौन से लोग जो वहां पे उस लोकेशन पे थे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सबसे बिल्कुल शंकर, और कहाँ रहते थे? मोहसिन नाम है उनका, वो दिल्ली सोईवालान में ही रहते हैं, यहीं पास में ही वो यहाँ रहते हैं। हम लोग जब यहाँ पास में थे तो सारे लेडीज का कॉल आया कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है, तो एक दूसरे को कॉल कर पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ हैं या कहाँ हैं। मैं जब मुझे पता चला कि जीजू की कॉल रिसीव नहीं हो रही है, मैंने उन्हें मैसेज भी डाले, कॉल भी करिए। जब मैंने 16-17 दफ़ा उन्हें कॉल किए तो लाल किले की चौकी में उनका फ़ोन रिसीव हुआ है। सिर्फ इतनी बात हुई है कि ये लाल किले की चौकी में फ़ोन बरामद हुआ है लाल किले के सामने से। और आप जाइए LNJP हॉस्पिटल में, LNJP हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है कि वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो कुछ डेथ हो गई है लोगों की, किसी की कंडीशन खराब है। आपको जो कहा गया कि मोबाइल जो बरामद उनके ऑटो का कुछ पता चला आपको शिनाख्त की उस मोबाइल की? उस मोबाइल को देखा आपने? क्या आपके रिलेटिव का था? लाल किले की चौकी में तो जाने ही नहीं दे रहे ना। यार मैं कितना देखना यहाँ LNJP पहुंची आप तो क्या हुआ? यहाँ एक ऐसा जाने ही नहीं दे रहा है।
पे। मैं चाह रही हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, मुझे एक दफा दिखाया जाए, मुझे शनाख्ती दी जाए, क्योंकि वो है नहीं और उनका जो फोन है वो चौकी में मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आपने बताया आपने चौकी पे जाके देखा वो फोन आपके बहनोई का है? चौकी पे मुझे जाने नहीं दिया। मैं पूछती जाकर चौकी में पहुंची। तो आपको पता कैसे चला कि उनका फोन है? मैडम थोड़ा सर नीचे कर लो। उन्होंने कहा है लाल किले की चौकी में है ये फोन। आपने अस्पताल जब पहुंची है, आपने कहा कोई अंदर नहीं जाने दे रहा, आपने कहा कि आपके लोग हैं जो अंदर है, फिर भी जाने नहीं दिया। आपका जी क्या बोला? आपका बहन कहा है अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे कोई अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे कोई नहीं आ सकता। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, भी कोई जा नहीं सकता वहाँ पर अंदर। मैं बताया क्या आपके वो की वजह से मैं अंदर जाने दिया जाए। अभी आप क्या चाहते हो? आप ये मुझे बोलो। अंदर जाने दिया जाए या फिर मुझे बताया जाए कि मेरी जीजू की कंडीशन क्या है। मेरी बहन है, मेरी बहन वो घर पर है, वो बहुत ज्यादा रो रही है, उसे कुछ नहीं बताया हमने अभी कि वो किस कंडीशन में क्या है क्या नहीं। उसे हमने यही बताया कि वो ठीक है, हमने देख लिया है, वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों ने रखा है। आपका अस्पताल कितने बजे पहुंची है? यहाँ LNJP कब पहुंची है? मैं तो फिलहाल 8 बजे से यहाँ पर हूँ। जस्ट 8-8:15 बजे मेरा भाई पहुंच गया था। उसके बाद 11:30 हो रहे हैं। इस बीच आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया? बताया नहीं गया। कुछ लोगों ने कहा नियर बाय थाने में जाके कंप्लेंट करो, वहाँ से कंप्लेंट वहाँ गए, वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी 24 घंटे बाद मिसिंग रिपोर्ट होगी। तो इन लोगों के शेड्यूल के चक्कर में हमारा जो पेशेंट है वो अभी उसका कुछ पता है नहीं, कुछ नहीं पता। ये जो मूवमेंट हो रहे हैं VVIP के, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये दिक्कतें हो रही हैं? ये दिक्कतें हो रही हैं कि अमित शाह आए हुए हैं, कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं, इस वजह से नहीं मिलने दिया जा सकता। सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है, तो इन लोगों की वजह से हम लोगों का नुकसान क्यों है? या तो आप बाहर अनाउंस करा दीजिए कि आप किसी कौन सा बंदा आपका डेथ हो चुका है, कोई किसकी कंडीशन खराब है या कुछ भी है। आप रिलेटिव्स को तो बता सकते हैं ना कि उनके साथ हुआ क्या है। पेशेंस रखो, ये क्या मसला होता है? पेशेंस रखो, कितना पेशेंस रखेगा इंसान? एक बार फिर से आप बताएंगे आपके रिलेटिव का नाम क्या है? मेरे रिलेटिव का नाम, मेरे जीजू है, मोहसिन नाम है उनका, रिक्शा वो यहाँ पर चलाते हैं। उनका फोन लाल किले चौकी में बरामद हुआ है। उन्होंने बताया है कि लाल किले की चौकी में आप आ जाओ। वहाँ मैं पहुँची हूँ, वहाँ उन्होंने मुझे फोन ना दिखाया है ना कुछ के। वहाँ पर पुलिस वालों ने बीच में ही रोक दिया है कि आप आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, जब हमें बीच में रोका जा रहा है तो फिर हम कैसे मान लें कि अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है? हम कैसे मान लें हमारा पेशेंट ठीक है? देखिए जाहिर तौर पर यहाँ पर जो लोग आए हैं, अपना नाम, आपका नाम, एक मिनट रुक जाओ मैम, एक मिनट ऐसे कैसे रुक जाए?